बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 7 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं चाइना और जापान के दरमियान टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मुझे 3-4 रोज़ से आपके कमेंट्स तो रिसीव हो रहे थे कि जो हालिया टेंशन्स हैं इस पर वीडियो बनाएंगे, इसकी वजह क्या है, ये मामला कहाँ तक जा सकता है। तो इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जिस तरह की टेंशन्स आज रिपोर्ट हुई तो लगता ये है कि मामला बहुत आगे तक जा सकता है। रूस और यूक्रेन से मुतल्लिक भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्रोजनी जो चेचनिया के दारुल हुकूमत है उसको यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया था। रमज़ान का द्रोफ ने कहा था कि रिटेलिएट करेंगे और रमज़ान का द्रोफ की रिटेलिएशन सामने आ चुकी है। उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। इस वीडियो के लास्ट में मशरिक वस्ता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। रूस और यूक्रेन से आगाज़ करते हैं। वीडियो आपको मैंने कल भी दिखाई थी कि चेचनिया के दारुल हुकूमत ग्रोजनी को टारगेट किया गया यूक्रेन की जानिब से और एक स्काई स्क्रैपर को यूक्रेन ने टारगेट किया। और इस स्काई स्क्रैपर के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर कहा जा रहा है कि जी चेचन फोर्सेस के कुछ ऑफिसेस भी थे और इस बिल्डिंग से बहुत करीब चेचन सरबराह रमज़ान कद्रोव की रिहाइश गाह भी थी। तो ये हमला, जिसमें जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन ये सिंबॉलिक बहुत बड़ा हमला था। चेचन सरबराह और चेचन फोर्सेस के ऑफिसेस को टारगेट किया जाना। तो रमज़ान कद्रोव ने कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे। आज ये खबर सामने आई कि रशिया की जानिब से तकरीबन 700 ड्रोन्स और 51 मिसाइल यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर टारगेट किया गया। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, जख्मी रिपोर्ट हुए हैं और रेलवे स्टेशन को भी टारगेट किया गया। फिर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान रिपोर्ट हुआ। हज़ारों लोग बिजली से महरूम हो गए और जो चेचन फोर्सेस के चैनल्स हैं, यानी कि जो रमज़ान कद्रोव के चैनल्स हैं, उन पर यह बताया जा रहा है कि जी हमने रिटेलिएट कर दिया, हमारी रिटेलिएशन सामने आ गई। जाहिर है कि चेचनिया के सरबराह और चेचन फोर्सेस, आपको मालूम है कि रमज़ान कद्रोव पुतिन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से यही बयान सामने आया कि जी चेचनिया के दारुल हुकूमत और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन के हमलों के रिटेलिएशन में रशिया की जानिब से जो 700 ड्रोन्स हैं तकरीबन और 51 मिसाइल ये फायर किए गए हैं यूक्रेन के ऊपर। हालांकि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। यूक्रेन जंग बंदी को लेकर जो नेगोशिएशंस हैं, अमेरिका की जानिब से जो अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए रशिया और यूक्रेन हैं, कीथ केलॉग, उनकी जानिब से बयान सामने आया कि जी जंग बंदी बहुत करीब है, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंद होने वाली है। तो इस सिचुएशन में ये इतने बड़े बड़े हमले जो हैं वो इस वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि रमज़ान कद्रोव ने रशिया को, पुतिन को कहा कि जी चेचनिया के दारुल हुकूमत पर हमला हुआ है, ग्रोजनी पर हमला हुआ है। रिटेलिएशन का मैंने कह दिया, तो रिटेलिएशन तो जाहिर है कि जानी ही थी। हालांकि मैंने आपको बताया कि वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है और अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी जंग बंद होने वाली है। लेकिन कीथ केलॉग ने आगे ये कहा कि सिर्फ एक नुक्ता बाकी रहता है और वो नुक्ता आपको मालूम है कि टेरिटरीज का मामला। कीथ केलॉग ने कहा कि सिर्फ डॉनबास रीजन का नुक्ता जो है वो बाकी रहता है, बाकी तो सारा मामला हल हो गया। तो कीथ केलॉग साहब, यही जो नुक्ता है डॉनबास रीजन कि क्या ये यूक्रेन रशिया को दे देगा या फिर यूक्रेन लड़ता रहेगा। यूक्रेन के सदर का मूड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दौरे पर दौरा यूक्रेन के सदर की जानिब से किया जा रहा है। कभी हॉस्पिटल्स का दौरा, कभी फौजियों से मुलाकातें, फौजियों की फैमिली से मुलाकातें, उनको मेडल्स दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो तकारीर की जा रही हैं यूक्रेन के सदर की जानिब से, तो उससे ये लगता है कि यूक्रेन लचक नहीं दिखाएगा। और रशिया के सदर ने तो वाजे कर दिया कि रशिया लड़कर डॉनबास रीजन को लेगा, लेकिन रशिया लचक नहीं दिखाएगा। अब अमेरिका के कोर्ट में ये बॉल है, ये फैसला अमेरिका के कोर्ट में है कि लचक अमेरिका किससे डिमांड करेगा। तो अमेरिका की जानिब से मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो ट्रंप जूनियर हैं, ये यहाँ पर दोहा फोरम के अंदर मौजूद थे और इन्होंने यहाँ पर बैठकर जिस तरह की बातें की यूक्रेन को लेकर, रशिया को लेकर, तो इनकी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की जानिब से किससे लचक का मुतालबा किया जाएगा डॉनबास के इलाके को लेकर। ये गुफ्तगू सुनी, उसके बाद बात करें। One of the most amazing things I got to witness, I was this summer with my beautiful girlfriend Bettina in Monaco, and we were driving around, and on an average day, 50% of the supercars, the Bugattis, the Ferraris, the this, all had Ukrainian plates. Do we think that was actually earned in Ukraine? I'd been to Ukraine 20 years ago. It wasn't like there was a plethora of wealth there. And yet, you see the number two there getting arrested for stealing hundreds of millions of dollars. You hear all the rumors about what's going on. When I see every license plate on a supercar in Monaco being Bugattis, the rich fled. They let what they believed to be the peasant class fight these wars.
And there was no incentive to stop, because as long as the money train was coming and they were stealing it and no one was auditing anything, the leaders, the decision makers, there was no reason for them to ever come to peace. गुफ्तगू आपने सुनी जूनियर ट्रम्प, जो कि दोहा फोरम के ऊपर बैठकर ये बता रहे थे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोनाको गया था और वहां पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स थी, 50% नंबर प्लेट्स जो हैं वो यूक्रेन की थी। यानी कि यूक्रेन की करप्शन को यहाँ पर पॉइंट आउट करने की कोशिश की जा रही थी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की जानिब से, और ये कहा जा रहा था कि जी कोई ब्लैंक चेक्स जो हैं वो यूक्रेन के लिए नहीं होंगे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, रिपब्लिकन्स की जानिब से। जो सवाल पूछा गया तो जवाब ये मिला कि हाँ, अगर यूक्रेन ने लचक ना दिखाई तो डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को छोड़ भी सकता है। ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप को डोनाल्ड ट्रंप छोड़ सकता है, नेटो को डोनाल्ड ट्रंप छोड़ सकता है कि ठीक है फिर लड़ लो रशिया से। यही वजह है कि जो यूरोपियन लीडर्स हैं, मैक्रोन हैं, जो कीयर स्टामर हैं और जो फ्रीडरिक मर्ज हैं जर्मनी के चांसलर, इन्होंने कल बैठक लगानी है। यूक्रेन के सदर को भी इन्होंने बुलाया और गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको बताया था कि इन्हीं की कॉल थी जो लीक हुई थी, और उस कॉल के दौरान ये इसी तरह की बातें कर रहे थे कि जी धोखा देगा डोनाल्ड ट्रंप, हमें धोखा देगा और हमारे से लचक का मुतालबा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया जाएगा। तो जाहिर है कि अमेरिका लचक का मुतालबा करेगा यूक्रेन से, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्निकली ये समझाया कि जी अगर मैं फ्रंट लाइन को यहाँ पर रोक दूँ या रशिया को मैं फोर्स करूं, उसको प्रेशराइज करूं कि नहीं जी फ्रंट लाइन यहाँ पर रोक दो, तो बड़ा मुश्किल होगा नक्शे काटना, अब रोड्स को काटना, इलाकों को काटना। एक बॉर्डर पहले से डिफाइंड है डॉनबास का बॉर्डर, तो उसको उसी तरह से खींच देते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ये जाहिर है कि बहुत आसान बात है, लेकिन यूक्रेन का तो इलाका है, यूक्रेन की तो टेरिटरी है, यूक्रेन को ये इस तरह से कैंची से आप कागज़ के ऊपर तो नहीं काट रहे नक्शा। तो यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो बड़ा फैसला करेंगे कल। अमेरिका की जानिब से जो लचक का मुतालबा किया जा रहा है, तो हो सकता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं विद और विदाउट अमेरिका इस जंग को जारी रखने का ऐलान करें या फिर नाराज़गी का इजहार करें डोनाल्ड ट्रंप से कि ये गलत बात है कि आपने अपने इत्तेहादियों को तनहा छोड़ दिया। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नाराज़गी का इजहार करेंगे, मिन्नतें करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की कि आप अपनी इत्तेहादियों को ऐसे कैसे तनहा छोड़ सकते हैं। ये जो सनाई तकाईची, ये जो जापान की नई वजीर आज़म हैं, इनकी जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप से खबरें इस तरह की हैं कि शिकवे किए जा रहे हैं कि यार आप तो बड़े मुश्किल वक्त में आपने हमारा साथ छोड़ दिया। अमेरिका चाइना के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं कर रहा, अब जबकि चाइना की जानिब से जापान के तैयारों को लॉक कर लिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है आज की, जो कि आपको इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों के अंदर नजर आएगी। जापान के F-35 दो तैयारों को इनको लॉक कर लिया। अब रेडार लॉक करने का मतलब ये होता है कि जी हमला आया, यानी कि यूं कह लेंगे आपने निशाने पर रख लिया। अभी जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया था हमारे एयरफोर्स के चीफ की जानिब से कि हमने भारत के दर्जनों तैयारों को लॉक कर लिया था, लेकिन उड़ाया 6-7 को। अब ये लॉक करने का मतलब ये होता है कि आप भाई निशाने पे हैं। तो यानी कि यूं कह लें कि चाइना ने जापान के F-35 दो लड़ाका तैयारों को निशाने पर रख लिया जब ये गश्त लगाते फिर रहे थे। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ का ये गश्त लगा रहे थे और वहाँ का तनाज़ा है क्या। खैर ये बहुत बड़ा ये वाक़या था, और ये इनका क्या हालत हुई होगी जो जापान के पायलट्स हैं। यानी कि आपको अगर लॉक कर लिया जाए तो आपकी तैयारी के अंदर जो रेड कलर की लाइट है वो जल जाती है कि लॉक हो गए, तुम तैयार हो जाओ, यानी कि अब हमला होने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा एहतजाज जापान की जानिब से सामने आ रहा है, और एहतजाज के अंदर अंदर शिकवे शिकायतें भी हैं कि जी अमेरिका खामोश है। आपको मालूम है कि जो अमेरिका पर डिपेंड करने वाले या फिर जो अमेरिका के हाई नास का टोला है, ये अमेरिका की जानिब देखने लग जाता है। अगर इनको रशिया के साथ कोई प्रॉब्लम हो या फिर चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं है, गुलाम है। ये अमेरिका की जानिब देखते हैं कि आजा भाई हमें चाइना तंग कर रहा है या हमें रशिया तंग कर रहा है। तो यहाँ पर यूरोप को जो शिकवा है तो वहाँ पर जापान को वही शिकवा है। जापान की तकाईची जो नई प्राइम मिनिस्टर हैं जापान की, इन्हें यही शिकवा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल ही मुंह में दही जमा कर बैठ गया, कुछ बोल ही नहीं रहा, मैंने तो चाइना से टक्कर ले लिया। अब ये जो तकाईची हैं इसने इस मामले का आगाज़ किया था जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी, और इससे सवाल पूछा गया इनकी पार्लियामान के अंदर कि जी अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है, कब्जा करने की कोशिश करता है, तो फिर आप क्या करेंगी। तो तकाईची ने जवाब दिया था कि तो सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाएगी हमारे लिए, और हम ताइवान के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ जंग लड़ेंगे। अब ये जो बयान था
یہ وجہ بنا गुज़िश्ता दिनों चाइना की जानिब से बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आया। चाइना ने कहा कि गर्दन काट देंगे, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आपकी जानिब से दी जा रही हैं। एक दूसरे के नुमाइंदों को बुलाया गया, एक दूसरे के खिलाफ सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई कि जी जापान ट्रैवल ना करो, चाइना की जानिब से कहा गया। और अब मामला यहाँ तक आ गया कि ये जो तैयारे हैं इनको लॉक किया जाने लगा है चाइना की जानिब से। ना सिर्फ जापान बल्कि आज ही का वाकया रिपोर्ट हुआ कि फिलीपींस के तैयारों के ऊपर भी फ्लेयर्स छोड़े गए चाइना की जानिब से, और फ्लेयर्स छोड़ने की वजह से जो फिलीपींस के तैयारे हैं उनकी भी दौड़ने लग गई कि चाइना तंग कर रहा है। तो चाइना जो है वो बहुत ज्यादा सीधा हो चुका है ताइवान के मामले को लेकर। अब क्या जरूरत है तकाई ची को इस फड्डे में टांग अड़ाने की? ये जो ताइवान वाला मामला है इसमें तकाई ची ने ये क्यों कहा कि जी सर्वाइवल थ्रेटनिंग ये सिचुएशन हमारे लिए हो जाएगी? उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि जापान जो है, ये जो मैं नक्शे के ऊपर आपको दिखा रहा हूं, शिनकाकू आइलैंड्स, इनको चाइना की जानिब से कहा जाता है डियाओ यू आइलैंड। ये जो शिनकाकू आइलैंड्स हैं, अच्छा ये शिनकाकू आइलैंड्स में आपको ये सर्कल करके दिखा रहा हूं मैं, वाइट कलर के शिनकाकू आइलैंड्स हैं, ताइवान के बिल्कुल करीब हैं। ये तकरीबन 8 हैं, जिनमें से यूं कह लें कि 5 तगड़े हैं, मोटे तगड़े हैं, 3 बाकी यूं कह लें कि पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ये हैं शिनकाकू आइलैंड्स, जिनको जापान शिनकाकू आइलैंड्स कहता है और चाइना जो है वो डियाओ यू आइलैंड्स इनको कहता है। ये जो आइलैंड्स की कतार मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका इस फड्डे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो आइलैंड्स की कतार है ये जापान के आइलैंड्स हैं, इनको रियूकू आइलैंड्स कहा जाता है। ये रियूकू एक किंगडम हुआ करता था और इसको जापान ने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने अंदर शामिल कर लिया था रियूकू के इस किंगडम को। ये जो आइलैंड्स हैं रियूकू के आइलैंड्स, ये 140 हैं, बल्कि 140 से भी ज्यादा हैं, लेकिन इसमें से 36 ऐसे हैं जिस पर सूटेबल इन्वायरमेंट है रहने के लिए। खैर इनको साइड पर कर दें। ये जो रियूकू आइलैंड्स हैं ये जापान का हिस्सा हैं। अब इनमें से रहने के काबिल जितने भी हैं नहीं भी हैं, जिन पर जहरीले सांप हैं, वो जापान जाने और उसका काम जाने। ये जो फड्डा है ये है शिनकाकू आइलैंड्स का। अब जापान की जानिब से, जापान की प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये जो शिनकाकू आइलैंड्स हैं इन पर भी क्लेम किया जाता है कि जी ये भी हमारे हैं ये आइलैंड्स, जो कि आपको नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल ताइवान के करीब हैं। ताइवान जो कि चाइना का हिस्सा है, ताइवान कहता है कि मेरे आइलैंड्स हैं। ताइवान तो खैर खुद को अपना एक अलहदा मुल्क कंसीडर करता है, बहरहाल चाइना कहता है कि मेरे आइलैंड्स हैं ये जो शिनकाकू आइलैंड्स हैं, और जापान कहता है कि मेरे आइलैंड्स हैं। अब ये जो जापान की प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये जो बयान सामने आया कि ताइवान के ऊपर अगर चाइना कब्जा करेगा, कब्जाने की कोशिश करेगा, तो इट मीन्स कि शिनकाकू आइलैंड्स पर भी जो चाइना है वो दावा कर देगा। और अगर शिनकाकू आइलैंड्स को चाइना कंट्रोल कर लेता है तो जापान को इससे क्या प्रॉब्लम है? शिनकाकू आइलैंड्स में आपको बता दूं कि फिशिंग के लिए फिर कुछ इस तरह की माहिरीन की इस तरह की तहकीकात भी हैं कि बड़े रिच आइलैंड्स हैं। इनके करीब जो पानी है उसमें तेल है, गैस है, और उसी की सारी दौड़ है, उसी की सारी लड़ाई है, आपको मालूम है। तो जापान की जानिब से ये शिनकाकू आइलैंड्स की वजह से ये कहा गया कि ताइवान लेगा तो ले ले, लेकिन शिनकाकू आइलैंड्स को फिर क्लेम करने लग जाएगा चाइना जो है, और वो फिर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। जो रियूकू आइलैंड्स वगैरह हैं, ये जो 140 मैंने आपको आइलैंड्स बताए, खैर अभी तो उनका मामला नहीं है, लेकिन जापान को एक खदशा है कि चाइना जो है अगर ताइवान तक आ गया तो फिर शिनकाकू आइलैंड्स तक आ जाएगा। और शिनकाकू आइलैंड्स, जिनको अभी तो शिनकाकू आइलैंड्स कहा जाता है, तो चाइना जो है वो इनको डियाओ यू ऑफिशियली जो है वो डियाओ यू आइलैंड्स इनको बना देगा और फिर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो यही वजह है कि सर्वाइवल थ्रेटनिंग इसको सिचुएशन करार दिया जापान की प्राइम मिनिस्टर ने। अच्छा ये आइलैंड्स हैं किसके, इसकी तारीख क्या है? ये जो शिनकाकू आइलैंड्स मैं आपको बता रहा हूँ तो सेपरेट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मजीद टॉपिक्स पर भी हम बात कर रहे हैं, तो मैं लंबी चौड़ी हिस्ट्री और डिटेल के अंदर नहीं जा सकता। अगर टेंशन्स और ज्यादा बढ़ी तो जाहिर है कि इसकी तारीख मैं आपको बताऊंगा कि किसका क्लेम दुरुस्त है। क्या ये शिनकाकू आइलैंड्स हैं या फिर ये डियाओ यू आइलैंड्स हैं जिस तरह से चाइना कहता है, उस पर हम बात करेंगे अगर ये टेंशन्स आगे बढ़ती हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जब आपके F-35 तैयारों को लॉक कर दिया जाए चाइना की जानिब से तो फिर टेंशन्स तो जाहिर है कि बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगेन ये डिपेंड करेगा कि अमेरिका इनको लिफ्ट करवाएगा या नहीं। यहाँ यूरोप के अंदर भी यूक्रेन जंग बंदी, यूक्रेन जंग बंद होती है, यूक्रेन जंग बढ़ती है, डिपेंड्स ऑन अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। ये यूरोपियन कंट्रीज सारे मिलकर भी
یہ رشیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو منانے کی کوشش کریں گے۔ سیم از دا کیس ود جاپان۔ یہی معاملہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جاپان کے ساتھ بھی ہوگا کہ اکیلا جاپان یہ چائنا کے ساتھ پنگا نہیں لے گا جب تک ڈونلڈ ٹرمپ گرین سگنل نہیں دیتا تکائیچی کو۔ ابھی تک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تکائیچی سے ٹیلی فون پر بات کی اور تکائیچی کو سمجھایا کہ نہیں جی نہیں، ایسکلیشن کی طرف نہ جاؤ۔ آپ کو پتا ہے کہ چائنا جو ہے تجارتی جنگ کے اندر دیکھ لیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دیکھ لیا کہ نہیں، چائنا بڑی طاقت ہے، اسپیشلی چائنا ٹریڈ کے معاملے کو لے کر، پھر جو ریئر ارتھس ہیں، جو کہ آج کل کا آئل اور گیس جو ہے وہ ریئر ارتھس ہی ہیں، جو میں نے آپ کو ایک سیپریٹ ویڈیو کے اندر سمجھایا تھا، 90% چائنا کنٹرول کرتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ میرا نہیں خیال کہ چائنا کے ساتھ اسکلیشن کی جانب جائے گا، جاپان کا ساتھ دے گا۔ رشیا کے خلاف بھی ڈونلڈ ٹرمپ نہیں جا رہا، چائنا کے خلاف بھی نہیں جا رہا۔ تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اتحادی ہیں، یہ جو ہائناس ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، تو دونوں جنگیں اب یہ جاری رکھیں گے ود اور وداؤٹ امریکہ، امریکہ کی تبدیل پالیسی کو دیکھتے ہوئے، یا پھر یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ جو یورپین لیڈرز ہیں جو کل بیٹھک لگانے والے ہیں، یا جو تکائیچی ہے، یہ بھی خاموش ہو جائے گی کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ لفٹ نہیں کروا رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نہ یورپ کو لفٹ کروا رہا ہے، نہ یہ تکائیچی کو، جاپان کو لفٹ کروا رہا ہے۔ ایک اتحادی ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری لفٹ ملتی ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ نیتنیاہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پورا نیتنیاہو، یہ یوکرین کا صدر بھی مثالیں دیتا ہے کہ جی ہمیں اسرائیل والا دفاع دو، ہمیں اسرائیل والی مدد پرووائڈ کرو۔ تو اسی طرح یہ جو نیتنیاہو ہے، اس کو جو مدد امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، ڈیموکریٹس ہوں یا پھر ریپبلکنس ہوں، تو اسرائیل پالیسی ان کی تبدیل نہیں ہوتی۔ یوکرین کو لے کر تبدیل ہو جائے گی، جاپان کو لے کر تبدیل ہو جائے گی، لیکن اسرائیل کو لے کر تبدیل نہیں ہوگی۔ آج جو جرمنی کے چانسلر ہیں فریڈرک مرٹز، وہ اسرائیل کے اندر موجود تھے، اور یہاں پر جب جوائنٹ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو نیتنیاہو نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں میں بھی ہے، کیونکہ آج کل میں نے آپ کو دوسرے چینل کے اوپر بتایا کہ دوسرے فیز کو لے کر، غزہ جنگ بندی کے دوسرے فیز کو لے کر بہت زیادہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں، عرب اسلامک کنٹریز کی جانب سے بہت زیادہ پش بھی کیا جا رہا ہے کہ جی بڑھ بھی جاؤ دوسرے فیز کی جانب۔ تو نیتنیاہو نے یہاں تیسرے فیز کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ جی تیسرا فیز بھی ہے، اس کو نہ بھولو۔ یہ تیسرا فیز ہے کیا؟ نیتنیاہو کی گفتگو سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ And as I mentioned to the Chancellor, there is a third phase, and that is to de-radicalize Gaza, something that also people believed was impossible, but it was done in Germany, it was done in Japan, it's done in the Gulf states, it can be done in Gaza too, but of course Hamas has to be dismantled. گفتگو آپ نے سنی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو کی، جنہوں نے جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرٹز کے ساتھ کھڑے ہو کر جوائنٹ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ تیسرا فیز بھی ہے، ڈی ریڈیکلائزیشن۔ جیسے جرمنی کے اندر جرمنی کو ڈی ریڈیکلائز کیا گیا، جاپان کو ڈی ریڈیکلائز کیا گیا، مشرق وسطیٰ کو کیا گیا، تو پھر غزہ کو بھی ڈی ریڈیکلائز کرنا باقی ہے، اور ڈسمینٹل حماس کو کیا جائے گا۔ یہ جو عرب اسلامک کنٹریز ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی حماس کو ڈس آرم کیا جائے گا، اور جو نیتنیاہو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ جی حماس کو ڈسمینٹل کیا جائے گا، یعنی کہ اس کی ٹنلز کو تباہ کیا جائے گا، اس کا سیاسی اور جو معاشی ڈھانچہ ہے اس کو تباہ کیا جائے گا۔ ایک بہت بڑی تشریح ہے جو ڈسمینٹل کرنے کی بات نیتنیاہو کی جانب سے کی گئی ہے۔ اس کا ایکچولی منصوبہ ہے کیا؟ نیتنیاہو کا کیا یہ دوسرے مرحلے کے اندر داخل ہوگا، یا پھر ڈائریکٹ اس کا تیسرے مرحلے کے اندر داخل ہو کر اس جنگ بندی کو توڑنے کا نیتنیاہو کا منصوبہ ہے؟ میں نے دوسرے چینل کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو نیتنیاہو کا منصوبہ ہے، اس پر عرب اسلامک کنٹریز کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے، دوسرے چینل کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے۔ آپ کو اینڈ سکرین کے اوپر ویڈیو مل جائے گی، وہاں پر جا کر آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نظر رکھوں گا ان تمام تر معاملات پر۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔